बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग अपनी प्राइसिंग किस तरह से सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप कोई फ्रीलांसर हैं या आप कोई भी पेड वर्क कर रहे हैं और कोई बंदा आपके पास आता है, आके कहता है कि उसे इस तरह का आर्ट वर्क बनवाना है, तो आप उसे किस तरह से चार्ज करेंगे। शुरू में आपको टेंशन होगी कि आप कहीं ज़्यादा ना चार्ज कर लें, कहीं आप थोड़ा ना चार्ज कर लें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कब ज़्यादा चार्ज करना है और कब थोड़ा चार्ज करना है। प्राइसिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इस वीडियो में मैं आपको कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं बताऊंगी कि इस तरह के आर्ट वर्क के लिए आपने 2000 चार्ज करने हैं, इस तरह के आर्ट वर्क के लिए आपने 5000 चार्ज करने हैं। ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं आपको वो फैक्टर्स बताऊंगी जिसकी वजह से आप ये डिसाइड कर सकें कि आपने कब ज़्यादा चार्ज करना है और कब थोड़ा चार्ज करना है। सबसे पहला फैक्टर आता है यूजेज। किसी भी इलस्ट्रेशन को आपने इस बेसिस पे चार्ज नहीं करना कि उस पर आपको कितना टाइम लगे। यानी अगर एक इलस्ट्रेशन पे आपको 1 घंटा लगा है तो आप उसके लिए थोड़ा चार्ज करें, और अगर आपको एक इलस्ट्रेशन पे 6 से 7 घंटे लगे हैं तो आप उसको ज़्यादा चार्ज करो। ऐसे नहीं करना। कभी भी टाइम की बेसिस पे आप चार्ज नहीं कर सकते। टाइम की बेसिस पे आप अपनी प्राइसिंग डिसाइड नहीं कर सकते। इसके ये जो प्राइसिंग होती है, सबसे पहले ये डिपेंड करती है उसके यूजेज पे। यूजेज का क्या मतलब है कि जितनी दफ़ा इसने इस्तेमाल होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो वो चीज़ इलस्ट्रेशन या आर्ट वर्क बिजनेस यूटिलाइजेशन में आ रही है, यानी अगर तो वो चीज़ कमर्शियल यूज़ में आ रही है, तो उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल होना है। उसने फॉर एग्ज़ाम्पल कमर्शियल यूज़ से मतलब ये है या बिजनेस यूटिलाइजेशन से मतलब ये है कि वो चीज़ बार बार इस्तेमाल होगी, किसी मार्केटिंग कैंपेन में यूज़ होगी या किसी बिल बोर्ड पे प्रिंट होगा, उसका बिल बोर्ड पे लगेगी। यानी वो एक चीज़ जो बार बार इस्तेमाल हो रही है वो बिज़नेस यूटिलाइजेशन के लिए है। उससे कोई कंपनी है, कोई ब्रांड है, उसने फ़ायदा लेना है एक लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। और इंडिविजुअल यूटिलाइजेशन यानी एक दफ़ा इस्तेमाल होना है, पर्सनल यूज़ होना है, एक दफ़ा इस्तेमाल होगा, 2-4 दफ़ा इस्तेमाल हो जाएगा बस, तो उसके चार्जेस जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बिज़नेस यूटिलाइजेशन की हमने बात की, तो एक लोगो है। लोगो बज़ाहिर दिखने में एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसके चार्जेस आम बाकी जो डिफरेंट इलस्ट्रेशंस होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने रिपीटेडली यूज़ होना है, मल्टीपल टाइम्स उसने यूज़ होना है। ब्रांड है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, कोई भी चीज़ है, उसने उसको बार बार जो है वो इस्तेमाल करना है। एक तरह से उसने वो पूरी ज़िंदगी उसको इस्तेमाल करना होता है, तो उसके चार्जेस हमेशा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर इलस्ट्रेशन, बेशक वो छोटी सी चीज़ है। तो यानी जो चार्जेस होंगे वो डिपेंड करेंगे उसके यूज़ पे। इसके बाद आपने एक अपना बहुत ज़बरदस्त सा इम्प्रेसिव सा पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो कोई भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपना काम शोकेस करते हो। यानी आप जो भी आर्ट वर्क बनाते हो, आपका जो भी स्टाइल है वो आप वहाँ पे अपलोड करते हो। आपके जो भी आर्ट वर्क्स होंगे वहाँ आपके अपलोड हुए होते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके सारे डिफरेंट आर्ट वर्क्स जो आप बना सकते हो वो वहाँ पे उसके सैम्पल्स आप कह रहे हैं वहाँ मौजूद होते हैं, उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो का मकसद क्या होता है? पोर्टफोलियो का मकसद ये होता है कि जब कोई क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो देखेगा, आपके काम को देखेगा, वो आपको अप्रोच करेगा। या फिर अगर उसने आपका काम नहीं देखा और वो आपको ऐसे ही अप्रोच कर रहा है कि उसको इस आर्ट वर्क बनवाना है, तो आप उसे अपना काम दिखाते हो, आप उसे अपना पोर्टफोलियो दिखाते हो कि भाई ये मेरा काम है और मैं इस तरह का आर्ट वर्क बनाता हूँ, इस तरह का आर्ट वर्क बनाता हूँ। ठीक है? इससे क्या होगा कि उस क्लाइंट को पता चल जाएगा कि आपके काम की क्वालिटी क्या है, आप किस तरह के आर्ट वर्क्स बनाते हो। अब जब आपके पास एक पोर्टफोलियो होता है ना, फिर आप एडवांस पेमेंट भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अब जिस बंदे ने आर्ट वर्क बनवाना है उसको पता चल गया कि आपके काम की क्या क्वालिटी है, आपके काम का क्या मयार है। तो अब उस पे कोई डाउट वाली बात नहीं होगी कि पता नहीं कैसा बना के देगा या क्या करेगा, बना सकता है या नहीं बना सकता। जब उसने देख लिया एक दफ़ा काम कि आप इस तरह का काम करते हो, तो वो आपको एडवांस पेमेंट देगा। और आप भी एडवांस पेमेंट ले सकते हो और आपको एडवांस पेमेंट ही लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारा इस तरह के फ्रॉड्स चल रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ होगी डिजिटल फॉर्म में, आपने उसको सेंड कर दी कि जी देख लें किस तरह का काम है, उसने सेव कर लेनी है और उसने आपसे उससे कोई राब्ता नहीं रखना, उसने गायब हो जाना। तो पोर्टफोलियो का काम क्या है? पोर्टफोलियो किस लिए हमने बनाना है? ताकि आप पेमेंट एडवांस ले सकें। ठीक है? जो आपका क्लाइंट है उससे आप एडवांस पेमेंट ले सकें। और जो भी, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में चीज़ें मौजूद होंगी, क्लाइंट को भी पता होगा कि ये इस तरह का बना के देगा, और आपको भी पता होगा कि क्लाइंट को पता है कि आप किस तरह का काम करोगे, तो कोई डाउट वाली बात नहीं रहती। इसीलिए पोर्टफोलियो आपने एक बहुत ज़बरदस्त सा बनाना है, अपने बेहतरीन सैम्पल्स उस पर रखने हैं, ताकि
और उस पे हर तरह का सैंपल रखना है जो आप आर्ट वर्क बना सकते हो, ताकि क्लाइंट को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद अगर आपका काम बहुत ज़बरदस्त है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम है, तो आप उसके लिए ज़्यादा चार्ज करोगे। ज़ाहिर है जब आपको नज़र आ रहा है कि आपके काम की बहुत डिमांड है, लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं, आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका काम ऑर्डिनरी सा है, एवरेज सा है, तो आपको फिर उस केस में आपको थोड़ा चार्ज करना होगा। लेकिन जब आपको नज़र आ रहा है कि आपका काम बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, लोग चाह रहे हैं आपसे काम करवाना, तो आप अपने चार्जेस बढ़ा सकते हो। कभी भी फ्री में काम नहीं करना। फ्री में काम, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, आके आपको कहेंगे कि हमारे लिए फ्री आर्ट वर्क बना दें, हम आपको स्टोरी पे शेयर करेंगे, मैं अपने दोस्तों को आपके बारे में बताऊंगा, तो आप हमें फ्री काम करके दे दें। और बहुत सारे लोग इस चक्कर में कर भी देते हैं। तो इट्स अ बिग नो। आपने कभी भी फ्री में काम नहीं करना। इलस्ट्रेशंस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत वक्त लगता है, मेहनत लगती है। आप क्यों किसी के लिए फ्री आर्ट वर्क बनाएं? क्यों एक्सपोजर के लिए क्यों बनाएं? ठीक है, आपको अगर एक्सपोजर चाहिए, आपने अपने लोगों तक पहुंचाना है अपने आर्ट वर्क को, तो आप उस पर ऐड रन करो। आपको किसी के लिए फ्री आर्ट वर्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो आर्ट वर्क्स बनाए हैं उस पर आप ऐड रन करो, आपको ऑटोमेटिकली एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी फ्री में काम नहीं करना। हमेशा आपने अपने काम के पैसे लेने हैं। इसके बाद आपने ऑर्डर पे काम स्टार्ट करने से पहले सब कुछ डिसाइड कर लेना है, सब कुछ फाइनलाइज कर लेना है। सब कुछ फाइनलाइज करने का मतलब है कि कब तक आप उन्हें ये चीज़ डिलीवर करेंगे, कब तक फाइल फॉर्मेट्स इसके क्या होंगे, कैनवस साइज़ क्या होगा, आप कितने रिवीजन्स प्रोवाइड करते हैं, और भी जितनी डिटेल्स होती हैं वो आपने पहले फाइनलाइज कर लेनी है। देन आपने ऑर्डर पे काम स्टार्ट करना है। पहले आपकी बेशक इनसे कॉल पे बात हुई हो, बेशक वॉइस मैसेजेस पे बात हुई हो, सारी चीज़ें बेशक ऑलरेडी उन्होंने अलग-अलग मैसेजेस पे बता दी हों, लेकिन एक दफ़ा एंड पे आपने कंक्लूड ज़रूर करना है, जिसमें आपने सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि ये चीज़ें हमारे बीच डिसाइड हुई हैं और इस तरह से आपको इतने टाइम में डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पहले ऑर्डर पे काम स्टार्ट कर देते हैं और चीज़ें बाद में, बहुत सारे क्लाइंट्स बाद में इशू कर रहे होते हैं, तो आपके पास ये रीज़न हो सकता है, आपके पास ये रीज़न होता है, आप उन्हें बताते हो कि आपने तो ये चीज़ फाइनलाइज़ की थी, आपने उन्हें बताया था कि ये चीज़ इस तरह से है। ठीक है, बाद में चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं और वहाँ से हमें कोई चीज़ लेनी है, तो हम लोग कपड़ा लेना है थान में से, तो हम पहले कटवाने से पहले, कपड़ा कटवाने से पहले उनसे डन करते हैं, पहले फाइनलाइज़ करने हैं कि कितना रेट होगा इसका। ठीक है, तभी हम लोग उन्हें फाइनलाइज़ करते हैं और तभी वो कपड़ा काटेंगे थान में से। अगर ऐसा नहीं होगा तो बाद में हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, वो हमसे ज़्यादा पैसे मांग लेंगे। तो यही चीज़ होती है इसमें, आपने सब कुछ पहले फाइनलाइज़ करना है ऑर्डर पे काम स्टार्ट करने से पहले। ये पिछला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो और आपको वहाँ पे हर तरह का बंदा मिलेगा और आपको हर तरह के बंदे से इंटरेक्ट करना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको जानबूझकर तंग करते हैं, जिन्हें पसंद होता है तंग करना, उन्हें चीज़ पसंद भी आ गई है, फिर भी वो उसमें से कीड़े निकालेंगे। ऑल्दो बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन बदतमीज़ किस्म के लोग भी आपको मिलते हैं। तो सब कुछ आपने पहले फाइनलाइज़ कर लेना है, ताकि आपको भी क्लियर हो और उन्हें भी क्लियर हो कि ये चीज़ इस तरह से थी और ये आप लोगों के बीच में डिसाइड हुआ था। अब आती है रिवीजन्स की बात। रिवीजन्स का मतलब है कि आपने जब एक आर्ट वर्क बना के दे दिया है क्लाइंट को, तो अब वो इसमें कितनी दफ़ा रिवीजन्स करवा सकता है, यानी कितनी दफ़ा उसमें चेंजेस करवा सकता है। अगर तो आप, कुछ लोग होते हैं जो कि अनलिमिटेड रिवीजन्स प्रोवाइड करते हैं, और ये भी आप उन्हें, क्लाइंट को पहले बताते हो कि आप इतने चार्जेस में, फॉर एग्जांपल 10,000 आप चार्ज कर रहे हो, 10,000 में आप इतनी दफ़ा रिवीजन्स करोगे, 2 दफ़ा रिवीजन करके दोगे, 3 दफ़ा रिवीजन करके दोगे, 4 दफ़ा करके दोगे। ये चीज़ आपने उन्हें पहले डिटेल्स के साथ बता देनी है। जब आप उन्हें बाकी डिटेल्स बताओगे तभी आपने बताना है कि आपकी इस चार्जेस में, आपके इस प्राइस में इतनी दफ़ा चेंजेस इंक्लूडेड हैं, इतनी दफ़ा रिवीजन्स इंक्लूडेड हैं, ताकि सामने वाले को पता हो कि उसने कितने दफ़ा चेंजेस करवाने हैं। अनलिमिटेड रिवीजन्स मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती कि भाई जितनी दफ़ा उसको बुरा लगेगा कोई चीज़, उसको जितनी दफ़ा आप चेंजेस करानी है वो करा सकते हैं। इस केस में जो क्लाइंट्स होते हैं वो ज़्यादा तंग करते हैं, इसीलिए अनलिमिटेड रिवीजन्स मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। ऑल्दो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसे करके दे दो, आप अपनी स्पेसिफिकेशन है उसमें चीज़ शामिल करो कि अनलिमिटेड देनी है। लेकिन जो भी चीज़ होगी, अनलिमिटेड भी है तब भी, नहीं भी है तब भी, आपने क्लाइंट को पहले बताना है कि इतने चार्जेस में आपकी इतने रिवीजन्स इंक्लूडेड हैं, आप इतनी दफ़ा मेरे से
चेंजेस करवा सकते हैं। और इसके बाद जो आपने चेंजेस करवानी होंगी वो आप एडिशनल चार्ज करोगे, और वो एडिशनल भी आप कितना चार्ज करोगे वो भी आपने बताना है। जो एडिशनल चार्जेस होते हैं वो पर रिवीजन के लिहाज से होते हैं। यानी अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 में आप कहते हो कि 3 रिवीजन इंक्लूडेड हैं, तो 3 इज़ ओके। अब 3 दफ़ा उसने चेंजेस करवा लिए हैं, 3 दफ़ा उसने चेंजेस करवा लिए हैं, अब चौथी दफ़ा की रिवीजन पे कितना चार्ज बनेगा, यानी चौथी जो है वो उसकी पहली एडिशनल रिवीजन है, तो उस पर आप कितना चार्ज करोगे। पर रिवीजन के लिहाज से आपने उन्हें पेमेंट बतानी है कि इतना एडिशनल चार्ज होगा पर रिवीजन के लिहाज से। और ये चीज़ भी आपने पहले बतानी है उन्हें, रिवीजन से पहले। सॉरी, डिटेल्स जब आप ले लोगे उनसे, जब आप डिस्कशन कर रहे हो, कंक्लूजन निकाल रहे हो कि अच्छा ये चीज़ जब आप फाइनलाइज़ कर रहे हो सब कुछ, तभी आपने उन्हें बताना है कि भाई इतने चार्जेस में इतने रिवीजन इंक्लूडेड हैं, और इसके ऊपर अगर आप कोई चेंजेस करके दोगे तो आप उसके लिए एडिशनल चार्ज करोगे। ठीक है। इसके बाद आपने जो बाकी इलस्ट्रेटर्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आपने उनके जाके रेट्स पता करने हैं। आप किसी से भी डीएम में पूछ लो, किसी एक दो से नहीं पूछना, थोड़े ज़्यादा लोगों से पूछना है, 6-7 लोगों से आपने पूछना है कि उनके क्या चार्जेस हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो दूसरे इलस्ट्रेटर्स जो हैं वो इस तरह के आर्ट वर्क का क्या चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जा सकते हो, जैसे फाइवर है, उस पर सामने मेंशन होता है, उस पर लिखा होता है कि कौन सा इलस्ट्रेटर कितना चार्ज कर रहा है। उसके अगर डिफरेंट आर्ट वर्क्स भी हैं तो भी वो मेंशन होता है कि वो कितना चार्ज कर रहा है। तो आपने इस तरह से सारे इलस्ट्रेटर्स जो होंगे, कुछ इलस्ट्रेटर्स से आपने उनके डिफरेंट स्टाइल के आर्ट वर्क्स जो हैं उनसे आपने उनके रेट्स पता कर लेने हैं। एज अ कस्टमर बन के पता कर लें। बहुत सारे लोग चार्जेस बताते भी नहीं, अगर उन्हें पता हो कि आप इलस्ट्रेटर हैं, तो एज अ कस्टमर बन के आप उनसे जो है वो उनके चार्जेस पता कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग साइट्स पे चेक कर सकते हैं। इसको कहते हैं रिसर्च करना। जब आप ये चीज़ें देखोगे आपको पता चलेगा कि बाकी इलस्ट्रेटर्स क्या चार्ज करें, फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको उस अपने आर्ट वर्क के लिए क्या चार्ज करना चाहिए। इसके बाद आप वक्त के साथ साथ अपने चार्जेस बढ़ा भी सकते हैं। आपको पता है आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एकदम से आपने चार्जेस नहीं बढ़ाने, थोड़े थोड़े करके थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप चार्जेस बढ़ा सकते हैं। साल बाद बढ़ा लें, 6 महीने बाद बढ़ा लें, 4 महीने बाद बढ़ा लें, थोड़े थोड़े करके आप अपने चार्जेस बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर तो आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप इन डिमांड हैं, तो भी आप अपने चार्जेस बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक मंथ की बात करते हैं, अगर एक महीने में आपको जो है वो बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेट्स सपोज कैपेसिटी आपकी है 20 ऑर्डर्स लेने की, ठीक है, लेट्स सपोज कैपेसिटी आपकी 20 ऑर्डर्स लेने की है, और आपके पास कोई 60-70 ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन आप 20 से ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं ले सकते। अगर आप फिर भी कोशिश करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, अपनी रातों की नींद बर्बाद करके भी अपने मज़ीद ऑर्डर्स कंप्लीट करने की कोशिश करो, तब भी आपकी कैपेसिटी कितनी है, 30 तक, मैक्सिमम 25 तक, 30 तक। आप इतने ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी कैपेसिटी इतनी है, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे तो आप बीमार हो जाओगे, ठीक है। हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है। आपकी कैपेसिटी क्या है कि आप एक मंथ में 20 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आर्ट वर्क है जिसके आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसके लिए आप चार्ज करें 1000 रुपीज़, ठीक है। ये कोई एक्चुअल फिगर नहीं है, ये मैं आपको एक रफ सी एग्जांपल दे रही हूँ कि आप उसके लिए चार्ज करे थे 1000 रुपीज़ फॉर वन आर्ट वर्क, और आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी सिर्फ 20 की है, आप 20 से ज़्यादा ऑर्डर्स पूरे नहीं कर सकते। तो अब आपको पता है कि भाई आपका काम पसंद किया जा रहा है और लोग डिमांड है आपकी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने चार्जेस बढ़ा दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 20 ऑर्डर्स ले रहे थे एक मंथ में, और आपके पास 1000 थे, 1000 आप एक चार्ज कर रहे हो, 1000 एक आर्ट वर्क का आप 1000 चार्ज कर रहे हो, तो आप ये कितना कमा लोगे 20 ऑर्डर से, 20,000 रुपये, ठीक है। अब जब आपको पता चल गया कि भाई बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आपने क्या किया, चार्जेस बढ़ा दिए। लेट्स सपोज आपने इसको 2000 कर दिया या 3000 कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कैपेसिटी अभी भी आपकी 20 की है, आपने 1 मंथ में 20 ही ऑर्डर्स तैयार करने हैं, लेकिन क्योंकि अब आपने अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, तो अब क्या होगा कि वहाँ जहाँ आप 20,000 रुपये अर्न कर रहे थे 1 मंथ में, वहीं पे अब आप, अगर आपने डबल उसको बढ़ाया तो आप उसको 40,000 अर्न कर रहे हो, ट्रिपल बढ़ाया तो आप उसको 60,000 अर्न कर रहे हो।
कैपेसिटी उतनी ही रहेगी आपकी, लेकिन आपने अपने ऑर्डर्स के चार्जेस बढ़ा दिए क्योंकि आपको पता चल गया कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपकी काम की डिमांड है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आपने चार्जेस बढ़ाए। कैपेसिटी उतनी ही रही, लेकिन आपने उससे अर्निंग ज़्यादा की। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपको पता लग रहा है कि भाई आपका काम डिमांड में है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप टाइम के साथ अपने चार्जेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर तो आपका काम नहीं चल रहा, कोई एक आध ऑर्डर आता है, तब तो ज़ाहिर है मजबूरी है, आप उसको नहीं बढ़ा सकते, टाइम के साथ भी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा जब आपने स्टार्ट पकड़ लिया और आपका काम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आप टाइम के साथ साथ या इंक्रीज़ नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के साथ आप उसको बढ़ा सकते हो। इसके बाद आपके पास फुल अथॉरिटी होती है कि आप अपने काम के जितना मर्ज़ी चार्ज करें, क्योंकि जो इलस्ट्रेशंस होती हैं, जो आर्ट वर्क्स होते हैं, ये कोई बेसिक नीड नहीं है लाइफ की, ये लग्जरी में आता है। ठीक है, जो लग्जरियस लाइफ होती है ये उन चीज़ों में आता है, उन चीज़ों में शुमार होता है। ये कोई चावल आटा गंदम नहीं है जो कि आपकी सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। जैसे अगर हर चीज़ की कीमत की ना एक हद होती है, जो कि उन चीज़ों की जो कि बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे आटा हो गया, गंदम, चीनी, ये सारी चीज़ें अगर एक हद से ज़्यादा कोई दुकानदार बढ़ा के बैठा है ना, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है कि भाई क्यों इतना रेट बढ़ाया हुआ है, गवर्नमेंट का तो ये रेट चल रहा है, आप इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो उस पर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। लेकिन जो लग्जरियस चीज़ें होती हैं, कोई ब्रांड्स होते हैं, कोई बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी जो कि लग्जरियस चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि बेसिक नीड्स में नहीं आता, वो उसका जितना मर्ज़ी चार्ज करें, हज़ारों चार्ज करें, लाखों चार्ज करें, करोड़ों चार्ज करें, उन्हें कोई कहने वाला नहीं हो सकता। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके कपड़े लाखों में होते हैं, 75 लाख, 80 लाख, इस तरह से उनके कपड़े होते हैं, करोड़ों में भी होते हैं। तो कोई उनको आगे ह्यूमिलेट नहीं कर सकता कि भाई तुम बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। उनका ब्रांड है, उनकी चीज़ है, लग्जरियस चीज़ है, कोई बेसिक नीड नहीं है लाइफ का, कौन होता है उन्हें रोकने वाला कि आप इतना चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो इलस्ट्रेशंस होती हैं ये बेसिक नीड नहीं होती लाइफ की, ये लग्जरियस प्रोडक्ट होता है। आपके पास फुल अथॉरिटी है, आप इसके लिए जितना मर्ज़ी चार्ज करो और कोई आपको ह्यूमिलेट नहीं कर सकता आके कि भाई तुम तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, इसके लिए इतना कौन चार्ज करता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके पास अथॉरिटी है, आप जितना मर्ज़ी इसके लिए चार्ज करो। इसके बाद अगर आप में से कोई कंफ्यूज है कि आपको इस आर्ट वर्क के लिए कम चार्ज करना चाहिए या ज़्यादा चार्ज करना चाहिए, तो आपने ज़्यादा वाले को चूज़ करना है। ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई रिग्रेट ना हो। अब ये जो सारी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जो सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, जो सारे टिप्स आपको बताए हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये जस्ट कुछ चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रख के आप अपनी प्राइसिंग को डिसाइड कर सकते हैं। आप इसमें मज़ीद और फैक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है कि इसमें प्राइसिंग पे डिपेंड करता है, प्राइसिंग उस पर डिपेंड करती है, कोई ऐसा फैक्टर वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उसको सामने रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वो मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे प्राइसिंग डिपेंड करती है। इन सारी चीज़ों को आपने जहन में रखते हुए अपने प्राइसिंग डिसाइड करनी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है ये, किसी फैक्टर को ज़्यादा जहन में रख लें, किसी को कम जहन में रखें और फिर अपनी प्राइसिंग डिसाइड करें। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आइंदा भी आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।